ये 3-4 वीजे मार्केट में सर्कुल घूम रहे होते हैं। परमिट है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, तो ये मेरा परमिट असली है। जॉब्स का बताइएगा कि जॉब्स किस किस्म की मार्केट के अंदर अवेलेबल है माल्टा की। कि अपने घर का किराया दे के 2000 यूरो सेव कर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से मज़े में हूँ। आज ही वीडियो के पिछली वीडियोस भी आपने देखी होंगी मेरी डेली व्लॉगिंग के अंदर, शॉर्ट वीडियोस के अंदर। उमैर भाई माल्टा से पुर्तगाल आए हुए हैं हमारे पास घूमने फिरने के लिए। भाई माल्टा में अच्छे पैसे कमाते हैं तो फिर यहाँ पे आके लगाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना माल्टा की लाइफ के ऊपर जो है ना एक वीडियो बना दी जाए। जो लोग माल्टा एक ऐसी कंट्री है जो इस टाइम वर्क परमिट दे रहा है बड़े लोगों को। पिछले कुछ दिनों महीनों से जो है थोड़ी सख्ती हो गई थी एम्बेसीज़ के अंदर, लेकिन अभी जो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है कि माल्टा ने पाकिस्तानियों को भी वीज़े देना शुरू कर दिए वर्क परमिट। यानी कि जो लोग पाकिस्तान में थे, अब पाकिस्तान में माल्टीज़ एम्बेसी है नहीं है, लेकिन अभी परमिट अगर कोई लेता है माल्टा का तो वो अबू धाबी में जाके या नियरेस्ट कोई भी कंट्री की एम्बेसी में जाके अप्लाई कर सकता है। पहले क्या होता था कि जैसे सख्ती की थी तो रिफ्यूज़ल चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन अब वो कम हो गए हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम शहबाज भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस काबिल समझते हैं, हमें हमारे पास आते हैं घूमने फिरने के लिए यहाँ पे। अच्छा मेहर भाई ये बताएं मुझे, हमने ऑलरेडी आपसे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना दी हुई हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। और लॉज चेंज होते हैं, फिर मार्केट के अंदर भी जॉब्स की भी सिचुएशन वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं रहती। तो अभी ये बताएं कि माल्टा का, जैसे वर्क परमिट की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। माल्टा के वर्क परमिट के ऊपर क्या आजकल स्टोरीज चल रही हैं? जैसे पहले रिफ्यूज़ल हो रहे थे, अब सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ आ रही है कि वो लगना शुरू हो गए हैं। किन नेशनैलिटीज़ के लग रहे हैं इजी, और परमिट लेने का क्या सीन है? और अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, कोई बंदा लेता है परमिट लेता है, तो उसके कितने % चांस है वीज़ा लगने के? ज़रा हमें ज़रा शॉर्ट सी एक डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन कर दें। यार शार्ट तो नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि मतलब व्यूवर्स जो है ना उनको प्रॉपर समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहले तो आपने ये बात समझ लेनी है कि शहबाज भाई, जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है ना, एक है सीज़न और एक है ऑफ सीज़न। ऑफ सीजन। अच्छा, जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है या सीज़न का मिड होता है तब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, तब उनको बंदों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप खुद देखें कि जब आप सीज़न के स्टार्ट में या सीज़न के मिड में अप्लाई करेंगे, परमिट आने में 2-3 मंथ लगेंगे, एग्जैक्टली प्रोसेस होने में 2-3 मंथ लगेंगे, सीज़न खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब सीज़न ऑफ हो गया तब तो माल्टा खुद बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है, तो वीज़ा लगने के चांसेस भी कम तो वीज़ा लगने के चांसेस भी कम है। तो मतलब उन्होंने आपको बुला के क्या करना है भाई? ये पॉइंट की बात है कि ये चीज़ें बड़ी यूरोप में ये चीज़ें काउंट की जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब दूसरी बात है, जब ऑफ सीज़न है, फॉर एग्जांपल दिसंबर में, आप दिसंबर में अपना प्रोसेस करते हो, नवंबर दिसंबर में प्रोसेस करते हो, 2-3 मंथ लगते हैं वीज़ा आने में। ठीक है। जन फेब में आपका परमिट शर्मिट आ गया, मार्च अप्रैल में आपका वीज़ा स्टैंप हो गया। वहाँ पे चांस ज़्यादा है क्योंकि अप्रैल के एंड से मई से सीज़न स्टार्ट है। ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है कि यार हाँ, इनका परमिट भी हो गया, इनकी अपॉइंटमेंट भी होगी, अब हम इसको वीज़ा देंगे ताकि जाके वहाँ पे काम करेगा। ठीक है। तो उस पीरियड में वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा हैं, और ऐसा हुआ भी है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि इंडिया से एक दोस्त था, उसका जो परमिट था मैंने उसको मना भी किया कि यार अभी परमिट अप्लाई ना करो, और फिर जब परमिट आ गया फिर मैंने उसको ये मना किया कि अभी परमिट आ गया है, इसको अप्लाई ना करो जाके। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे दिसंबर जनवरी में जाके, ताकि एम्बेसी जो 1-2 मंथ लेगी, उसके बाद उसको पता होगा कि आगे सीजन स्टार्ट है, ये बंदा जाके यहाँ वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके बैठेगा नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसने अभी ये पिछले जुलाई में उसने वीज़ा अप्लाई कर दिया और रिफ्यूज़ल आ गया। और मैंने उसको मना किया था, मैंने बोला था कि अभी 2-3 मंथ निकाल लो, अक्टूबर एंड या नवंबर में उसकी एप्लीकेशन डाल दो, ताकि आपका एटलीस्ट 2-3 मंथ गुजर जाएंगे, नया सीज़न स्टार्ट होने वाला हो जाएगा। ये बड़े बारीक पॉइंट होते हैं और बहुत कम लोग इन चीज़ों को जानते हैं। बेसिकली जो लोग यूरोप में, हम लोग यूरोप में रह रहे हैं, हमें यहाँ पे चीज़ों का ज़्यादा पता आता है। जो लोग यूरोप नहीं है, मोस्टली जो कंसल्टेंट बैठे हैं दूसरी कंट्रियों में, उन्होंने सिर्फ पैसे लेने होते हैं और आपका जो है ना उन्होंने बेड़ागर कर देना। जो सीधी सी बात है, हम लोग बातें बिल्कुल खुली डुली करते हैं, बेड़ागर करते हैं। हमें भी बड़े लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें पुर्तगाल का परमिट दे, माल्टा दे, लेकिन हम नहीं करते जब पता है कि लगना ही नहीं है बंदे का। आपको जो बंदा जो हमसे परमिट ले रहा है वो गलत गाइड करेगा आपको, तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊँ शहबाज भाई आपको, ये जो जितने भी ये 2 नंबर बंदे बैठे हुए ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को ना डिस्टर्ब किया हुआ है। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक बंदे के या किसी थैंटेक बंदे ने 3-4 वीज़े लग गए, वही 3-4 वीज़े मार्केट में सर्कुल घूम रहे होते हैं। हमारी सक्सेस स्टोरी होगी जी, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, और बंदे उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके फंस जाते हैं। ठीक है, और फिर
मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के तवज्जो से कि उमर भाई ये मेरे पास परमिट आया और बाय गाड़ी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे पास एक इंडिया का लड़का था, उसने मुझे परमिट भेजा, उमर भाई ये परमिट है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, तो ये मेरा परमिट असली है। पहले तो मैंने जब उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखा तो शहबाज भाई वो मतलब जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, जैसे मतलब यहाँ पुर्तगाल का भी है, आपके लेटर हेड पे होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें बाकायदा माल्टा का स्टिकर बना हुआ है, उसमें बाकायदा जो हम वो शाइनिंग वाला स्टिकर नहीं होता, बिल्कुल 2 नंबर, दो वो बना हुआ है, उसके ऊपर बाकायदा एम्बोजिंग मोहर लगी हुई है ताकि अगले बंदे को अट्रैक्ट किया जाए कि देखो कितनी स्टैंपें हैं, कैसे वो शाइन कर रहा है। बंदा कहता है यार ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। मैंने कहा भाई पहले तो यही बात गलत है। अच्छा, दूसरी बात, उसको जो वर्क परमिट भेजा है, हर वर्क परमिट के नीचे एक QR कोड भी होता है और वर्क परमिट की ऑथेंटिकेशन करने के लिए नीचे एक सीरियल नंबर होता है जो 5 डिजिट का होता है। तो उसने जब मुझे वो भेजा परमिट, मुझे भाई कि ये वेरीफाई करो, शहबाज भी मैंने उसको बोला कि इसका नीचे एक तो QR कोड जो है वो ब्लर किया हुआ था, दूसरा जो उसका नंबर था वो मिटाया हुआ था। मैंने कहा भाई जब तक ये चीज़ें नहीं है तो ये तो वेरीफाई नहीं हो सकता। उसने अपने एजेंट को बोला तो एजेंट बोलता कि ये जो परमिट आ रहे हैं अब उनमें QR कोड भी नहीं होता और उनमें वेरिफिकेशन कोड भी नहीं होता। मोस्टली मार्केट के अंदर ये गेम चल रही है ना कि आपको फ्रॉड कर रहे हैं, और वो जैसे आप गल्फ कंट्रियों की बात करें, मोस्टली लोग वहीं से आ रहे हैं, तो 5-6 हज़ार दिरहम लेके खा जाते हैं उनसे। नहीं, ये भी बात नहीं मजे की, ये भी बात बताऊँ आपको, क्योंकि मैं माल्टा में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। अब इन्होंने नई गेम क्या की हुई है, 500 परमिट दे देंगे। वो जो आपने 500 दिरहम भी देना है, बंदा पता कैसा होता है, यार 500 दिरहम में कोई चीज़ नहीं है, दे देता हूँ, 2 नंबर पेपर बना के दे देते हैं। मैं 500 दिरहम जो दुबई में काम करता है उसके लिए कुछ नहीं है। वो अगर आप सिर्फ ये सोचें 500 दिरहम, अगर मैं भी ये सोचूं 500 कुछ नहीं है, 500 करके अगर 100 बंदा ये बात सोचता है तो वो बंदे की उसका 50,000 दिरहम बन गया भाई, उसकी तो दिहाड़ी लग गई ना, बंदा पैसे कमा गया। और 500 दिरहम का क्या है, वो 5-10 महीने 6 महीने आप गेड़ियां देंगे, उसके बाद आपने बोला यार छोड़ो यार 500 दिरहम छोड़ देने भाई कि 500 दिरहम में मैं इसके पीछे क्या जाऊं। तो अच्छा, जो ऑथेंटिक लोग होते हैं वो रेट भी ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो हमें बोलते हैं कि यार उमर भाई ये मेरी CV ना कंपनी में भेज दो। तो भाई एक सिंपल सी ये भी बात है कि मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, शहबाज भाई आप भी काम करते हैं, आपको पता है कि यूरोप कितनी बिजी लाइफ है। अगर इवन के आप और मैं दोस्त भी है ना, आप मुझे कोई काम बोलेंगे या मैं भी बोलूंगा ना, तो बड़ी मुश्किल से हम टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि यार आप सोचोगे अच्छा यार मेरा दोस्त है, आज नहीं कल नहीं, मैं करता हूँ कुछ ऐसे ही ठीक है। तो जिन बंदों को हम जानते नहीं हैं और जो हजारों के हिसाब से मैसेज आते हैं तो नहीं कर सकते भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने सगे रिश्तेदारों के लिए भी हम हेल्प नहीं कर सकते ना। उसकी रीजन ये कि टाइम निकालना, हम यूरोप की लाइफ बड़ी बिजी लाइफ है, उसके अंदर टाइम निकालना किसी के लिए स्पेशल, और वो भी अननोन पर्सन के लिए जो उसको हम जानते भी नहीं, वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर सकते भाई। सगा भाई भी होगा तो हमारे पास, जो मेरे यहाँ पे काम है, मुझे पता है मैंने एक दिन काम ना किया तो मुझे भाई कल को खाने को कौन देगा, ठीक है। यहाँ पे यूरोप की लाइफ ऐसी है, तो इसलिए मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं ऐसे ही है। लेकिन भाई उनके लिए उन सबको सॉरी, माजरत सब एडवांस में कि हम नहीं कर पाते। अगर ठीक है आप किसी जब कोई कुछ चार्ज करता है ना, तो आप फिर जब उससे करते हैं, मोस्टली वो लोग जो लोग भेजते हैं भाई ये परमिट वेरीफाई कर देना, भाई वो ना भेजिएगा, परमिट वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकती, इतना टाइम भी नहीं है कि स्पेशल टाइम निकाल के किसी अननोन बंदे की हम वेरिफिकेशन करके आपको दें, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो जो मैच्योर लोग हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को, वो अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, एक बात शहबाज भाई, आपकी बात काट रहा हूँ आपके तवज्जो से मैं एक बात बताता हूँ। जब मैं नया यूट्यूब पे आया था ना, तो बहुत सारे मैंने चैनल देखे जिन्होंने नीचे लिखा होता था कि भाई अगर आपने हमसे बात करनी है तो हम 10 यूरो चार्ज करेंगे, अगर आपने हमसे CV बनवानी है तो हम 15 यूरो चार्ज करेंगे। तो मैंने इन चीज़ों को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया ना कि यार ये क्या बात हुई कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है तो आप हेल्प करो। आप ये क्या कि मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मैंने आपसे हेल्प मांगनी है तो आप कहेंगे यार उमर पहले मुझे 10 यूरो भेजो। मैं इस चीज़ को बड़ा समझता था कि यार ये गलत है, लेकिन अब मुझे पता लगा कि ये इन्होंने रखा क्यों है। भाई जब आपको एक दिन में 1000 बंदा मैसेज करेगा, 500 बंदा आपको फ़ोन पे फ़ोन करेगा, तो ये रखना पड़ता है। फिर मैंने भी रखा हुआ था वैसे ठीक है, नहीं कसम से, ये मेरी, अगर आप मेरे ऑडियंस मुझे जानते हैं, मेरी पुरानी वीडियो देखें ना, तो मैं इन चीज़ों को बड़ा क्रिटिसाइज करता रहा हूँ। लेकिन अब मुझे वाकई समझ आई है कि वो बेचारे तंग आ जाते हैं। भाई देखें, अगर कोई बंदा अगर कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंसी प्रॉपर दे रहा है, प्रॉपर लॉज पता है उसको, आपको प्रॉपर अच्छी एडवाइस दे रहा है, तो वाई नॉट 15-20 यूरो आप पे करें उसको, ठीक है। आप एक फ्रॉड जहाँ पे आपने हज़ारों लाखों फंसाने हैं, उससे बेहतर है कि आप 20 यूरो 25 यूरो जितनी भी जिसकी फीस है वो दें, उससे अच्छी एडवाइस लें, रियलिटी पूछें, भाई रियलिटी क्या है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता, आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे, ये एक बात याद रखिएगा। अच्छा उमर भाई, आप जॉब्स का बताइएगा कि जॉब्स किस किस्म की मार्केट के अंदर अवेलेबल है माल्टा की? यार माल्टा में अगर तो आप हैं वहाँ पे सीज़न में, ठीक है,
सीज़न में फिर आपको बता दूं कि मई के एंड से स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन सितंबर एंड या अक्टूबर के मिड तक चलता है। ठीक हो गया। उस वक्त तो आपको हर किस्म की जॉब मिल जाएगी, आपको कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल जाएगी, आपको किचन हेल्पर में जॉब मिल जाएगी, आपको फूड डिलीवरी में जॉब मिल जाएगी, अगर आपके पास यूरोपी लाइसेंस है तो आपको कैब में जॉब मिल जाएगी, आपको ग्रासरी शॉप पे जॉब मिल जाएगी, आपको बहुत जॉब मिल जाएगी और अर्निंग भी अच्छी होगी। फूड डिलीवरी के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल चल जाएगा? हाँ, फूड डिलीवरी में अभी तक न्यूज़ है वो यही है, या जो मेरे दोस्त और दूसरे भाई लोग काम कर रहे हैं कि अगर आपके पास आपके कंट्री का इंटरनेशनल लाइसेंस है तो वो चल जाता है। उस पे आप बाइक पे काम कर सकते हैं। तो अगर एक बंदा नॉर्मली बाइक पे काम करता है तो कितना अर्न कर लेता है प्लस माइनस? यार प्लस माइनस अगर आप 10 से 12 घंटे काम करते हो, सीजन हो, तो फिर आप तकरीबन 2000 यूरो सेव कर लेते हो डिलीवरी से। खाना खा के अपने घर का किराया दे के 2000 यूरो सेव कर लेते हो। अगर सीजन नहीं है तो 1200-1300 आप इजीली 1200-1300 यूरो। हाँ, यानी कि वही अगर सीजन हो तो आप महीने का 1500 सेव कर सकते हो सुकून से। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने तकरीबन 7-8 मंथ डिलीवरी का काम किया है और जो मुझे माल्टा में जानते हैं उनको पता है कि मैं मैक्सिमम 6 से 7 घंटे काम करता था, क्योंकि यार मुझसे बाइक नहीं चलती थी शबाल भाई, और उन 6-7 घंटों में हफ्ते में मैं 1-2 छुट्टी भी करता था, तब भी मैं 800-900 यूरो बचाता था। तो तो पैसा ही बड़ा है ना इसलिए इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक शबाज भाई की जुबान मुबारक करे, 24 करोड़ यूरो मेरे पास आने वाले। अच्छा, जो पासपोर्ट सिस्टम है माल्टा का, और जरा काफी लोग पूछते हैं, लोगों को अभी नॉलेज नहीं है जो बाहर से बैठ के देख रहे हैं यूरोप से, वो डायरेक्ट पीआर पे आते हैं। हाँ। भाई पीआर कब मिलेगी? तो वो जरा क्राइटेरिया बताएं कि पहले टेम्परेरी मिलेगा, खैर हमें तो पता, लेकिन हम आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप ज़्यादा वो पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे कि पीआर कैसे मिलता है, टेम्परेरी होता है, पीआर होती है, पासपोर्ट कब मिलता है? शबाज भाई, पहले तो बात ये कि माल्टा में जैसे हम लोग हैं, सबको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलता है। फर्स्ट कार्ड ठीक है। पहला कार्ड 1 साल का होता है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि माल्टा शेंजन में है या नहीं है। ये लोग क्वेश्चन करते हैं। इवन कि जब मैं फर्स्ट टाइम माल्टा आया था तो मुझे भी नहीं पता था, और मेरे भाई मुझे कॉल कर कहते हैं कि यार तुम्हें कार्ड तो मिल गया, एक दफ़ा ना तुम चक्कर लगा के देख लो ये बाकी शेंजन में चलता भी है कि नहीं चलता। तो मैंने भाई चक्कर लगा के देखा और अल्हम्दुलिल्लाह माल्टा शेंजन में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 1 साल का कार्ड मिलता है और हर साल ये आपका रीन्यू होता है। ठीक है। और जब आपको माल्टा में 3 साल हो जाते हैं तो आपका फिर 2 साल का कार्ड बन जाता है। 2 साल वाला आ जाता है। 2 साल वाला आता है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करती है, तो 2 साल बाद भी आपको दूसरा कार्ड 2 साल का मिल जाता है। जहां तक रही यार पीआर की बात, माल्टा देता जरूर है लेकिन क्राइटेरिया बहुत सख्त है। मतलब पासपोर्ट देने में वो आपको तकरीबन 15 से 20 साल लगा देता है। नॉर्मली सारे यूरोपियन 15 कंट्रीज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मिलेगा या नहीं, चांसेस नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो मतलब मेरे अंदाज में बात है कि आपको कम से कम 5 साल एक ही कंपनी में रह के और फिर आपको FS3 जमा करवानी पड़ती है। फिर वो देखते हैं कि यार ये बंदा लायबल है, ये एलिजिबल है, फिर वो एक 5 साल का कार्ड भी देते हैं। ठीक है। उस कार्ड के बाद फिर मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जानने वाले ऐसे हैं जिनको 15-15 साल हो गए हैं और अभी तक माल्टा का पासपोर्ट नहीं मिला। तो इस वजह से पुर्तगाल अच्छा है। पुर्तगाल बहुत बेस्ट है इस लिहाज से। पासपोर्ट जल्दी दे देता है। अभी तो लोग मतलब दूसरे। अच्छा, माल्टा में ये मुझे बताएं कि जैसे यहाँ पे लोग आते हैं पुर्तगाल में, इनको लैंग्वेज बैरियर बहुत देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पोर्चुगीज बोली जाती है, लोगों को आती नहीं है। तो माल्टा में मैं विजिट कर चुका हूँ आपके पास, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे ज़्यादा लोग 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ पे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? माल्टा में यार सबसे जो बड़ी खूबी है ना वो यही है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं वो भी इतना तो समझ हेलो हाई कर लेते हैं। तो भाई वो नहीं है। मैं अपनी आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि मैं अभी स्पेन उतरा था, तो मैंने बस की टिकट लेनी थी और खुदा की कसम मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था लैंग्वेज बैरियर की वजह से। मैं उनके साथ इंग्लिश बोल रहा हूँ, वो अपनी प्रणतो शरंतो कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से भाई मैंने टिकट करवाई है। बाकी यूरोपियन कंट्री में लैंग्वेज बैरियर आपकी जब निकाल देता है। अच्छा, माल्टा में आजकल आईटी वालों का भी काफ़ी स्कोप देखने को मिला है। जैसे डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर काफ़ी लोग मूव करके आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। तो उस पर भी जैसे हाउस कॉन्ट्रैक्ट हमें रिक्वायर्ड होता है,
तो क्या वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वहाँ से माल्टा में, ओरिजिनल वाला जिसे वीज़ा अप्लाई करने के लिए हाउस कॉन्ट्रैक्ट हाँ मस्ट बिल्कुल बिल्कुल बन जाता है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। माल्टा में हॉस्टल्स भी हैं, माल्टा में शेयरिंग पे रूम भी मिल जाते हैं, और माल्टा में आपको फ्लैट मिल जाते हैं, घर मिल जाते हैं। माल्टा इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। क्योंकि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं डिजिटल नोमैड, तो मोस्टली यहाँ पे जो लॉयर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं वो आपको पैसे बचाने के लिए फेक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देते हैं, जिस पे आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही अगर डिजिटल नोमैड के ऊपर ये रिक्वायरमेंट जैसा रेजिडेंट प्रूफ देना है 1 साल का आपने, तो वो करेंगे, जेन्युइन किस्म का होगा तो भाई आपका हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, है। सॉरी आपकी बात काट दूँ, ये जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना माल्टा में, वो हाउसिंग अथॉरिटी से टेस्टेड होता है। पहले आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो लैंडलॉर्ड है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देगा, वो लैंडलॉर्ड आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा हाउसिंग अथॉरिटी में, आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगी, उसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आपका फिजिकल हार्ड कॉपी है ना, वो तकरीबन 1-2 मंथ बाद आती है। अगर हाउसिंग अथॉरिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, नहीं है। अच्छा ये जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आ रहे हैं तो उनको जाहिर है लीगल वे में यूरोप में एंटर हो रहे हैं, तो उनको अगर वो उस माल्टा में स्टे करना चाहें जी तो परमिट मिल जाता है। स्टे मतलब आप चाहते हैं कि वो माल्टा का कार्ड ले जॉब करना चाह रहे हैं, स्टेट में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो परमिट कितना टाइम लग रहा है और क्या यानी कि क्राइटेरिया? शिबाज भाई माल्टा की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे किसी भी शेंजन स्टेट में आते हो, ठीक है, आपका वीज़ा वैलिड है और आप माल्टा में इंटर हो गए हो, कम से कम आपके पास 5 वर्किंग डेज का टाइम होना चाहिए, ठीक है, हाँ 5 वर्किंग डेज का आपके पास टाइम हो और आपको सुकून से परमिट मिल जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। तकरीबन अभी माल्टा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, परमिट आने में 3 मंथ भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम है, ठीक है। 3 मंथ में परमिट आ जाता है और उसके बाद फिर 1-2 मंथ में आईडी आ जाती है, यानी कि मैक्सिमम 4-5 मंथ में आपको। लेकिन अगर लाइक मैं जैसे माल्टा आया था, मैं देखा था आपकी माशाल्लाह पीआर काफ़ी ज़्यादा कंपनियों से कांटेक्ट है, तो हमारे किसी व्यूअर को चाहिए हो तो कोई मसला नहीं जी, अगर शहबाज भाई के व्यूअर को चाहिए होगा तो कोई वैसे मेरी अपनी कंपनी भी है वहाँ पे, लेकिन मैं अपनी कंपनी पे तो नहीं दे सकता अभी क्योंकि मेरा काम, एक एक्टिविटी हमारी दूसरी है। तो बाकी उमैर भाई काफ़ी पीआर है तो हम वहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो ले जी, ये था एक ओवरव्यू माल्टा का। अगेन 2023 के अंदर हमने सोचा कि उमैर भाई आए हुए हैं, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी जाए जो माल्टा की भी सिचुएशन चल रही है। तो बाकी माल्टा का जो डिजिटल नोमैड है, जो आईटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं उस पर ब्लॉग प्रॉपर बनाऊंगा, मैं अब उसकी चीज़ें फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो आप इजीली माल्टा मूव करके आ सकते हैं और आते ही आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा, पूरे शेंजन जोन 27 कंट्रियों में घूम सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उमैर भाई आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी, इतना लंबा व्लॉग हो गया हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।